नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चौहान और आपका स्वागत है पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला के पहले आधिकारिक एपिसोड में। सीजन 2 की शुरुआत हम किसी स्कीम से नहीं, किसी निवेश प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि उस नींव से कर रहे हैं जिसके बिना कोई भी निवेश सफल नहीं हो सकता, वित्तीय नियोजन। दोस्तों, अक्सर हम निवेश की बात करते समय सीधे म्यूचुअल फंड, शेयर या रिटर्न पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर खर्च बेकाबू है, अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो सबसे अच्छा निवेश भी काम नहीं करता। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे वित्तीय नियोजन क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, बचत का अनुशासन कैसे बनाया जाए, स्मार्ट गोल्स क्या हैं और उन्हें जीवन में कैसे लागू करें, दिखावे वाले खर्चों से कैसे बाहर निकलें, आपातकालीन निधि क्यों हर निवेश से पहले जरूरी है, और क्यों बीमा और दीर्घकालिक निवेश आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होते हैं। इस एपिसोड में हम एक भारतीय शिक्षक की सच्ची सोच पर आधारित उदाहरण के जरिए यह भी समझेंगे कि सीमित आय होने के बावजूद सही दिशा और अनुशासन से एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य बनाया जा सकता है। अगर आप सच में पैसे को लेकर डर से बाहर आना चाहते हैं और निवेश को समझदारी से शुरू करना चाहते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए आज से शुरुआत करते हैं निवेश की पाठशाला की सबसे पहली सीख से। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली उलझन पर बात करने वाले हैं। अच्छी खासी सैलरी आती है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज भी आता है। हाँ, वो तो आता है। लेकिन महीने की 20 तारीख आते आते सब खाली। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पैसा एक काली सुरंग में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, क्यों, कोई हिसाब ही नहीं। ये लगभग हर किसी की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें उत्तर प्रदेश के एक प्राइमरी स्कूल शिक्षक रमेश की कहानी है, और वो बिल्कुल इसी पैसे की सुरंग वाली समस्या से जूझ रहे थे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, रमेश जैसे किसी भी आम इंसान के लिए शून्य से शुरू करके वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने का एक व्यवहारिक रोड मैप क्या हो सकता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसे कैसे बचाएं, बल्कि ये समझना है कि वित्तीय लक्ष्य असल में काम कैसे करते हैं। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। अच्छा, वो हमारे दिमाग के लिए एक दिशा सूचक है। हम निवेश से जुड़े डर के पीछे का मनोविज्ञान भी समझेंगे और उन ठोस कदमों की बात करेंगे जो कोई भी अपनी कमाई की परवाह किए बिना आज से ही उठा सकता है। चलिए तो फिर इसी से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत मजबूत बात कही गई है कि वित्तीय लक्ष्य एक कंपास की तरह होते हैं। हाँ, पैसा तो सब कमाते हैं, पर ये लक्ष्य बनाना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ पैसे बचाने से अलग कैसे है? देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना, इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ, सही बात है। जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे असरदार लगी वो ये है कि लक्ष्य 3 मनोवैज्ञानिक स्तरों पर काम करते हैं। 3 स्तरों पर? हाँ, पहला और सबसे जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, जब आपका लक्ष्य अस्पष्ट होता है, जैसे मुझे अमीर बनना है, तो दिमाग को कोई ठोस निर्देश नहीं मिलता। हाँ, बस एक ख्याल है। बिल्कुल। लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है, मुझे 5 साल में घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करना है, तो अचानक हर फैसला आसान हो जाता है। ये एक तरह से पैसे के लिए एक फिल्टर जैसा है। जैसे क्या ये 500 रुपए का डिनर मुझे मेरे घर के लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। वो लक्ष्य आपको हमेशा याद दिलाता रहता है कि हर रुपया कहाँ जाना चाहिए। दूसरा स्तर है मानसिक शांति। मानसिक शांति? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। जब आपको पता होता है कि आपके पास भविष्य के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसा है, तो आप अचानक आने वाली मुसीबतों के डर से मुक्त हो जाते हैं।
नौकरी चली गई, कोई बीमार हो गया, इन स्थितियों का डर आपको अंदर से खोखला नहीं करता। आपके पास एक सुरक्षा कवच होता है। एग्जैक्टली, एक सुरक्षा कवच। और तीसरा शायद सबसे अनदेखा पहलू है महंगाई। हाँ, हम कमाते हैं, बचाते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारे पैसे की ताकत तो हर साल कम हो रही है। बिल्कुल। और यहीं पर लक्ष्य आपकी मदद करते हैं। एक सही लक्ष्य आपको सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगह निवेश करने के लिए प्रेरित करता है जहां आपका पैसा महंगाई की दर को मात दे सके। अच्छा। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो आप अमीर नहीं हो रहे। तो क्या हो रहे हैं? आप हर साल चुपचाप गरीब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है। अरे एक मिनट, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। मैं हमेशा मानता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बैंक में एक खास नंबर तक पहुंचना। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन स्रोत कह रहा है कि असली खेल तो दिमाग के अंदर है, पैसों से पहले। ये कैसे काम करता है? यहाँ पर लेखक एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं वित्तीय आदतों और वित्तीय मानसिकता में। आदतें और मानसिकता? हाँ, आदतें बदल सकती हैं, पर मानसिकता बदलना असली चुनौती है। इसमें 3 प्रमुख मानसिक बदलावों पर जोर दिया गया है। पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है बचत पहले, खर्च बाद में। जबकि ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब पहले सारे बिल, ईएमआई, खर्च, और फिर महीने के आखिर में जो बचा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ। और स्रोत इस नियम को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारी दिमागी बनावट से लड़ने का एक तरीका बताता है। अच्छा। हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले सुख, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्राथमिकता देता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या बाहर खाना। बचत पहले का नियम कहता है अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम? हाँ, सैलरी आते ही उसका 20% हिस्सा ऑटो डेबिट के जरिए एक अलग निवेश खाते में भेज दो। ये इच्छा शक्ति का नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने का खेल है। जो पैसा दिखेगा नहीं, वो खर्च भी नहीं होगा। ये बहुत मजबूत तर्क है। दूसरा मानसिक बदलाव क्या है? दूसरा है दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना। स्रोत इसे आधुनिक गरीबी का जाल कहता है। आधुनिक गरीबी का जाल? हाँ, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या सिर्फ सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने के लिए कर्ज लेकर महंगा फोन, महंगी गाड़ी। लेकिन ये कहना आसान है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये दबाव बहुत असली है, खासकर युवाओं के लिए। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। स्रोत सिर्फ उपदेश नहीं देता, वो एक व्यवहारिक तरीका सुझाता है। अपनी खुशी की परिभाषा बदलिए। खुशी की परिभाषा? हाँ, अपनी खुशी को चीजों से नहीं, अनुभवों से जोड़िए, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, कोई नया हुनर सीखना या घूमने जाना। और याद रखिए, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, जो आपके निवेश खाते में चुपचाप आपके लिए काम कर रही होती है। और तीसरा है ज्ञान में निवेश। ये सिर्फ पैसों की निवेश से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, स्रोत साफ कहता है जानकारी ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। शेयर बाजार कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एसआईपी क्या बला है। हाँ, इन चीजों के बारे में सीखना और पढ़ना शुरू करना। बिना जानकारी के निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। और जानकारी के साथ एक सोची समझी रणनीति है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये तरीका किसी ऐसे इंसान के लिए काम करता है जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है? क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के प्रोफेशनल्स के लिए? कमाल की बात है कि ये स्रोत में इसका एक सटीक उदाहरण है हमारे शिक्षक रमेश का। हाँ, और रमेश की कहानी इस पूरी प्रक्रिया को एक मानवीय चेहरा देती है। सही बात है। उनकी सैलरी सीमित थी, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। स्रोत बताता है कि उन्हें हमेशा एक डर सताता था कि अगर घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ। उन्होंने इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा, ये देखना दिलचस्प है। तो मानसिकता बदलने के बाद अगला कदम है लक्ष्यों को हकीकत में बदलना। बिल्कुल। स्रोत कहता है अमीर बनना एक लक्ष्य नहीं, एक इच्छा है। हाँ, बस एक इच्छा। इसे एक ठोस लक्ष्य में बदलने के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क की बात की गई है। चलिए रमेश की कहानी के संदर्भ में से समझते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। स्मार्ट का हर अक्षर एक कदम है। पहला है एस, स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट। हाँ, रमेश का लक्ष्य पैसे बचाना नहीं था। उनका लक्ष्य था मुझे अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। अब दिमाग को पता है कि उसे करना क्या है। एकदम साफ। फिर आता है एम, मेजरेबल, यानी मापने योग्य। उन्होंने हिसाब लगाया कि उन्हें लगभग 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। अब ये एक ऐसा नंबर था जिसे वो ट्रैक कर सकते थे,
हर साल वो देख सकते थे कि लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। इससे मोटिवेशन बना रहता है। बिल्कुल। फिर अचीवेबल मतलब प्राप्य। रमेश ने ये लक्ष्य नहीं रखा कि वो 1 साल में 10 लाख बचा लेंगे। वो तो असंभव था। हाँ, उनकी आय के हिसाब से असंभव था। उन्होंने इसे 15 सालों में बांटा, जो चुनौतीपूर्ण था पर नामुमकिन नहीं। प्रासंगिक तो ये था ही, बेटी की पढ़ाई। और समय सीमा, हाँ, रेलेवेंट यानी प्रासंगिक, और टाइम बाउंड यानी समय सीमा। लक्ष्य उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता से जुड़ा था और उन्होंने 15 साल की एक डेडलाइन तय की। स्मार्ट लक्ष्य ने उन्हें अगले 15 सालों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दे दिया। हाँ। 1 मिनट, यहाँ पर एक उलझन हो सकती है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म लक्ष्य जैसे कार खरीदना उसके लॉन्ग टर्म लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट के रास्ते में आ रहा हो तो प्राथमिकता कैसे तय करें? क्या स्रोत इस टकराव के बारे में कुछ बताता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और स्रोत इसका समाधान लक्ष्यों को बांटने में सुझाता है। बांटने में? हाँ, 3 तरह के लक्ष्य बनाने की सलाह दी गई है। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म, जो 1 साल के अंदर पूरे करने हैं, जैसे नया फोन लेना। ठीक है। मध्यमकालिक या मीडियम टर्म, जिन्हें पूरा करने में 1 से 5 साल लगते हैं, जैसे कार की डाउन पेमेंट। और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, जिनमें 5 साल से ज्यादा लगते हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। अच्छा, तो अपनी बचत को इन तीनों में बांटना है? बिल्कुल। हो सकता है 60% लंबी अवधि के लिए, 30% मध्यम अवधि के लिए और 10% छोटी अवधि के लिए जाएं। इस तरह आप आज की छोटी खुशियों और कल की बड़ी सुरक्षा में संतुलन बना पाते हैं। तो रमेश ने ये सब प्लान बना लिया, लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ होगा, एक्शन लेना। हाँ, एक्शन लेना। उन्होंने अपनी सीमित आय में से ये सब कैसे किया? उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की। कोई बड़ा या जादुई कदम नहीं उठाया। तो क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बनाया। कुछ महीनों तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उन्होंने एक ऐसी रकम तैयार की जो 3-4 महीने के खर्च के बराबर थी। ये उनका सुरक्षा कवच था। ठीक है। फिर उन्होंने हर महीने सिर्फ 1000 रुपए की SIP यानी सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान? हाँ, एक म्यूचुअल फंड में शुरू की। सिर्फ 1000 रुपए महीने की SIP? ये सुनने में बहुत छोटी रकम लगती है। इससे 15 साल में 10 लाख कैसे बन सकते हैं? यही तो कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अच्छा। स्रोत में इसका गणित बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। पहले 5 सालों में रमेश ने सिर्फ 60,000 रुपए जमा किए और उस पर रिटर्न मिलाकर वो शायद 75-80 हजार रुपए हुए। ज्यादा फर्क नहीं लगा? नहीं, लेकिन अगले 10 सालों में वो खुद पैसा कमाने लगा। आखिरी के 5 सालों में उनकी बचत से ज्यादा कमाई तो उनके पैसे के ब्याज से हो रही थी। यही कंपाउंडिंग का जादू है। आपका पैसा आपके लिए एक सेना की तरह काम करना शुरू कर देता है। वाह! और नतीजा क्या निकला 15 साल बाद? 15 साल बाद रमेश के पास न सिर्फ अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसा था, बल्कि उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया था। कमाल है। उनकी कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि शुरुआत कितनी छोटी है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी दिशा सही है और आप लगातार चल रहे हैं। ये कहानी सच में प्रेरणा देती है। लेकिन एक और बड़ा डर है जो लोगों को SIP या शेयर बाजार से रोकता है। हाँ, डर। उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। बाजार का रोज का उतार चढ़ाव उन्हें डराता है। स्रोत इस डर से निपटने के बारे में क्या कहता है? स्रोत कहता है कि डर का सबसे बड़ा इलाज जानकारी है। अज्ञानता ही डर को जन्म देती है। जब आप समझते हैं कि बाजार कैसे काम करता है तो आप घबराते नहीं हैं। जोखिम को कम करने के लिए 2 बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब? अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। बिल्कुल। लेकिन इसका सीधा मतलब है डर को कम करना। अगर आपने सिर्फ एक कंपनी के शेयर खरीदे और वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा गया। सही बात है। लेकिन अगर आपने थोड़ा पैसा गोल्ड में, थोड़ा FD में और थोड़ा 50 अलग अलग बड़ी कंपनियों वाले म्यूचुअल फंड में लगाया तो किसी एक कंपनी के डूबने से आपको नींद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जोखिम बढ़ गया। और दूसरा तरीका है लंबी रेस का घोड़ा बने। बाजार आज गिरेगा, कल बढ़ेगा, ये उसकी प्रकृति है। अगर आप रोज रोज उसे देखेंगे तो डर लगेगा ही, लेकिन अगर आप 10-15 साल की लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं तो ऐतिहासिक रूप से ये साबित हुआ है कि निवेश हमेशा ऊपर ही जाता है। और स्रोत में एक चेतावनी भी है। हाँ, एक बहुत सख्त चेतावनी। रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों
और हॉट टिप से हमेशा दूर रहें। धैर्य ही निवेश का सबसे बड़ा दोस्त है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने मानसिकता की बात की, लक्ष्य बनाने के तरीके सीखे, रमेश की कहानी सुनी और डर पर भी बात की। अगर कोई आज से ही इस चर्चा को सुनने के बाद अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना चाहे तो स्रोत में दिए गए वो 5 ठोस एक्शन स्टेप्स क्या हैं? ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, क्योंकि बिना एक्शन के ज्ञान बेकार है। हाँ। पहला कदम, अपनी नेटवर्थ जाने। नेटवर्थ, ये सुनने में बड़ा शब्द लगता है, पर मतलब सरल है। एक कागज पर एक तरफ लिखें कि आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस, निवेश, सोना। ठीक है। और दूसरी तरफ लिखें कि आप पर कुल कितना कर्ज है, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल। संपत्ति में से कर्ज घटाएं, जो बचा वही आपकी नेटवर्थ है। इससे अपनी वित्तीय स्थिति की एक साफ तस्वीर मिलेगी। बिल्कुल। दूसरा कदम, इमरजेंसी फंड बनाएं। ये आपका पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य होना चाहिए। कितना? अपने कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। ये पैसा निवेश के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपात स्थिति के लिए है। हाँ। तीसरा, बीमा लें, इंश्योरेंस, खासकर अगर आप परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य हैं। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लें ताकि आपके न रहने पर आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, और साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस। बीमा निवेश नहीं, सुरक्षा है। चौथा कदम, बचत को ऑटोमेट करें। जैसा हमने पहले बात की, अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा ना करें। सिस्टम बनाएं। हाँ, बैंक में SIP या ऑटो डेबिट सेट करें ताकि सैलरी आने के अगले ही दिन बचत और निवेश का पैसा अपने आप कट जाए। और पांचवा और आखिरी कदम, एक वित्तीय डायरी बनाएं। अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करें। महीने के आखिर में देखें कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने फालतू खर्च आप सिर्फ जागरूकता से ही बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति, जानकारी और अनुशासन का खेल है। चाहे कोई रमेश की तरह एक शिक्षक हो, एक छात्र हो, या कोई बड़ा प्रोफेशनल। बिल्कुल। आज उठाया गया एक छोटा कदम आने वाले कल को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर बना सकता है। जैसा कि स्रोत के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, अमीर वो नहीं है जो बहुत ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो सही तरीके से बचाता है और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। हाँ, इसी पर एक विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत हमें अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक डायरी बनाने को कहता है। ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी डायरी में हर हफ्ते अपनी वित्तीय जीतों को भी ट्रैक करना शुरू कर दें? वित्तीय जीते मतलब चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे आज ऑनलाइन सेल में एक फालतू खरीदारी टाल दी। अच्छा। या कहीं से मिले 500 रुपए के बोनस से एक अतिरिक्त SIP कर दी। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। हाँ, इन छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना लंबे समय में पैसे के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकता है? क्या ये डर और चिंता के रिश्ते को आत्मविश्वास और नियंत्रण के रिश्ते में बदल सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, यह था पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला का पहला एपिसोड। वित्तीय नियोजन और आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत। आज हमने यह नहीं सीखा कि कहाँ निवेश करें, बल्कि यह सीखा कि निवेश करने से पहले अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें। हमने समझा कि बचत कोई बोझ नहीं, एक आदत है। लक्ष्य सपने नहीं, लिखे हुए निर्णय होने चाहिए। दिखावे का खर्च भविष्य की शांति छीन लेता है। आपातकालीन निधि डर और मजबूरी से बचाती है। और सही बीमा व दीर्घकालिक निवेश आर्थिक स्वतंत्रता की असली राह है। जिस शिक्षक के उदाहरण की हमने बात की, वह कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। वह बस अनुशासित था, जागरूक था और धैर्यवान था। और यही 3 चीजें हर आम इंसान को
मजबूत निवेशक बना सकती हैं। सीजन 2 में आगे हम निवेश के हर पहलू को धीरे धीरे सरल भाषा में और भारतीय संदर्भ में समझेंगे। अगर यह एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करता है तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर फॉलो करें और अगर संभव हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर आज भी असमंजस में हैं। मैं हूं रमेश चौहान और यह था पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला का पहला अध्याय। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बजट बनाने की व्यावहारिक कला और 50-30-20 नियम पर। तब तक याद रखिए, निवेश की शुरुआत बाजार से नहीं, आपकी आदतों से होती है। धन्यवाद।